सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स ऑफ बॉटनी। मतलब ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए किसी भी एक बॉटनी के चैप्टर को स्टडी करने से पहले। मतलब पूरी 11th या फिर हम कहें 9th 10th की बेसिक्स, सबका बेसिक है बॉटनी का। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, आगे जाके हमको बहुत लगती हैं हर चैप्टर से पढ़ने से पहले, तो हम आज उन बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ बॉटनी की सबसे बेसिक चीज़ सेल ही होती है, जिसे कि हम कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। सेल इज़ क्या है? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि द सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की सबसे छोटी कड़ी सेल है, कि हमारी स्टार्टिंग यूनिट ही सेल है। सेल क्या है? सेल इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट, एक चेम्बर है सेल। जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट हो गया, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर भी एक एनवायरनमेंट होगा जिसको हम कहते हैं इनर एनवायरनमेंट, एंड बाहर एक एनवायरनमेंट होगा जिसको हम कहते हैं आउटर एनवायरनमेंट। सो तो ये जो चेम्बर है जिस कंपार्टमेंट से जो बना है, ये एक मेम्ब्रेन से बना है। और ये मेम्ब्रेन जो अलग करती है इसको बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट से, ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड से। सो मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। नाउ व्हाट इज अ लिपिड? लिपिड इज अ बायोमोलिक्यूल. We'll talk about lipid in another section. So for now you just remember the term that the membrane which which separates the outer and inner environment of a cell is made up of lipid. And अब सेल इवॉल्व कैसे हुई? हाउ द सेल इवॉल्व? सेल बनी कैसे? ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले ने बना के बस भेज दिया कि ये सेल है। ये अपने आप नेचर ने इवॉल्व किया है, नेचर नेचुरली हुआ है सब। ये कैसे हुआ है? हाउ द सेल इवॉल्व? जब पानी, हर तरफ पानी होता है, वी ऑल नो कि एवरीथिंग इन अर्थ 90% अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। सो लेट्स से दिस इज वाटर, एंड these are lipid molecules. तो जब पानी में लिपिड मॉलिक्यूल्स एक साथ जब इकट्ठा हुए थे, एग्रीगेशन जब हुआ था लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ये लिपिड मॉलिक्यूल है। मैं आपको उसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये वाला पार्ट यानी कि जो ये जो टेल बनी हुई है इसकी, ये हाइड्रोफोबिक होता है। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, यानी वाटर लविंग। यानी ये पार्ट वाटर के साथ रहता है। एंड ऐसे ही हम फोबिक बोल देंगे, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब हेटिंग। मतलब वाटर रिपेल करता है, वाटर रिपेलिंग। वाटर हेटिंग भी आप बोल सकते हो आसान भाषा में। सो ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, नहीं हाइड्रोफिलिक है। सो आप देख सकते हो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट तो एग्रीगेट हो रहा है, साथ में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अवे फ्रॉम द वाटर है। तो ऐसे ये इकट्ठा होते जाते हैं एक साथ, एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं। तो इकट्ठा हो के जैसे हम लिख देते हैं कि ये फॉर्म एग्रीगेशंस, लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस यानी इकट्ठा होना, कलेक्ट ऐसे। एंड तो कोई भी चीज़ जब खुद होती है तो वो स्टेबिलिटी के लिए होती है। अब ये सब भी जो हो रहा है ये खुद क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो ये सब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, एवरीथिंग दैट हैपन्स, एवरीथिंग दैट हैपन्स फ्रॉम होम टू गेन स्टेबिलिटी। तो ऐसे ये लिपिड मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो कि सेल का एक कंपार्टमेंट, जो हम बोलते हैं कि सेल एक कंपार्टमेंट है। तो ये कंपार्टमेंट जिस मेम्ब्रेन से बना है, जो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को अलग करता है। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से ये एनवायरनमेंट, अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। और लिपिड कैसे इवॉल्व हुए मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम बात करते हैं कि लिपिड के बारे में थोड़ा बता देते हैं, लिपिड क्या चीज़ है। सो लिपिड जो है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट इज लो, मतलब लेस देन 800 डाल्टन। ये आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में बताया जाएगा कि लिपिड मॉलिक्यूलर वेट इज लो है। दो तरह के पूल होते हैं, एक एसिड सोल्यूबल पूल होता है, और एक
एक एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है। तो अब इसका मोलिकुलर वेट कम है लिपिड का, तो हम इसको एसिड सोल्यूबल पूल बोल सकते हैं, लेकिन ये आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में। लिपिड कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल पूल because it forms aggregation. The reason why it comes under acid insoluble pool is because it forms aggregations. तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा, पहली चीज हमने क्या देखी कि लिपिड एक बाइलेयर बनाता है। लिपिड इज अ बाइलेयर। अभी यहाँ पे हम जिस लिपिड की बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड है। अभी आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं। लिपिड बाइलेयर बनाता है, फॉर्म एग्रीगेशन यानी इकट्ठा होता है। लिपिड बाइलेयर फॉर्म एग्रीगेशंस and to separate outer and inner environment. To separate outer and inner environment. now अब कोई सेल है, कोई भी चीज़ है, उसको जिंदा रहना है, तो वो कैसे रहे? हम जिंदा कैसे रहते हैं? खाना खा के, मतलब कोई चीज़ हमारे अंदर अंदर आती है जो कि फूड है। तो हाउ टू कीप सेल अलाइव? सो टू कीप सेल अलाइव, many molecules many molecules should move inside. और ये कैसे होगा? क्योंकि हमने तो कहा था सेल एक कंपार्टमेंट है जो एक मेम्ब्रेन से अलग करता है, लिपिड की मेम्ब्रेन से। तो वो बाहर की मॉलिक्यूल्स अंदर कैसे आएंगी? मेम्ब्रेन तो हमको अंदर अलाउ नहीं करेगी। तो ये होता कैसे? फॉर दिस चैनल्स आर रिक्वायर्ड। और ये चैनल्स किसके बने होते हैं? चैनल्स प्रोटीन के बने होते हैं। दीज चैनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब कोई भी सेल है, तो अगर वो बनी है तो वो 2 दिन में तो बन नहीं गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगते हैं बनने में। तो टुक मिलियंस ऑफ सेल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी मेड। तो ऐसे तो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले एक सेल बनी, फिर 1 मिलियन साल बाद दूसरी सेल बनी, फिर 1 मिलियन साल बाद तीसरी सेल। तो ऐसे कुछ भी चीज़ बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेचर ने सोचा कि अगर हम किसी तरह टाइम को बचा लें, तो नेचर ने सोचा कि हम इस सेल को डिवाइड कर देंगे। सो नेचर सेव द टाइम बाय डिवाइडिंग द सेल। ऐसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था। कि आप सोचो कि 1 मिलियन साल बाद एक सेल बनी, फिर दूसरी सेल बनने में 1 मिलियन साल लगे। लेकिन उससे बढ़िया है कि एक ही सेल को हम डिवाइड कर दें, तो एक बारी में 2 सेल बन गई, हमारे पास टाइम भी बच गया और सेल भी बहुत सारी बन गई। तो अब एक टर्म की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, कि उसकी नीड क्यों है? वाई देर इज नीड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर होता है। अब नीड क्यों है इसकी सेल के अंदर? क्यों चाहिए हमें? टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल। हमको तो पता है कि सेल जिंदा है क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि अपने आप तो कोई सेल जी नहीं सकती ना, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, चैनल्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जा रहे हैं। तो अब वो इन्फॉर्मेशन भी तो रखनी होगी। आपने सेल को डिवाइड किया है, तो दूसरी सेल को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल। तो अब वो इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये देखिए, डीएनए तो आपने समय सुना ही होगा। तो
जेनेटिक मटेरियल नेचर के थ्रू इवॉल्व हुआ है। जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि जैसे कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये सेल है और ये अंदर इसका ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर ये सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कॉपी होगी, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है। दो से जेनेटिक मटेरियल हमको चाहिए, सो दिस इज द कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहले एक जेनेटिक मटेरियल था, अब दो हो गए। कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब सेल डिवाइड हो जाएगी, दो सेल बन जाएंगी, दोनों में इंडिविजुअल एक एक जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल और कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन रखता है केमिकल रिएक्शन की जो सेल के अंदर हो रही है। कोई भी ऐसा सेल नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ना हो। कोई भी नो देर इज नॉट अ सिंगल सेल in which genetic material is not present. अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जेनेटिक मटेरियल इज फोर ऑप्शन हैं आपके पास: डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या डी इट कैन कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो वी ऑल नो कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में आंसर हो नहीं सकते, प्रोटीन भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा डी जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि हम मोस्ट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। जेनेटिक मटेरियल इज विच कैन कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन और, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल। अभी तो हमने जेनेटिक मटेरियल पूछ लिया कि क्या होगा, लेकिन अब लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी और। तो यहाँ पे आंसर डीएनए होगा, क्योंकि तो अब इससे आपको पता लगा कि डीएनए क्या है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल। यानी सेल में तो जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन लिविंग सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। मैं थोड़ा और क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए अभी हमने देखा क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल, और वायरस में भी होता है। और आरएनए ओनली एंड ओनली इन वायरस, प्रियॉन्स में भी होता है, बट ये लिविंग सेल में नहीं होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की दो टाइप हो गए, डीएनए, आरएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल एंड वायरस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस प्रियॉन्स। अब जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है सर जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है? जीन। जेनेटिक मटेरियल है जीन विच कैरीज द इन्फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आप करो, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कि बहुत आते हैं नीट में। तो जैसे स्टेटमेंट वन है कि सेल इज डेड विदाउट जेनेटिक मटेरियल, एंड स्टेटमेंट टू इज सेल कैन बी फंक्शनल और लिविंग विदाउट जेनेटिक मटेरियल। तो इसके चार ऑप्शन हैं। तो अब स्टेटमेंट वन क्या है कि सेल इज डेड विदाउट जेनेटिक मटेरियल, ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्या जेनेटिक मटेरियल के बिना सेल डेड है? ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसका एग्जाम्पल एक आपके पास है आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, बट क्या वो डेड है? क्या तो लिविंग है। स्टेटमेंट वन तो रॉन्ग हो गया। फिर वन स्टेटमेंट टू, सेल कैन बी फंक्शनल और लिविंग विदाउट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। बिना जेनेटिक मटेरियल के भी सेल लिविंग और फंक्शनल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन और करिए।
तो एक क्वेश्चन और करिए, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिवाइड, चार ऑप्शंस में से कौन है जिसमें डिवीजन नहीं होगा। तो इसका आंसर है जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन तो डिवाइड करता ही नहीं है किसी रीज़न से, वो आपके सिलेबस में नहीं आती। न्यूरॉन न्यूरॉन डजन डिवाइड। और आरबीसी भी डिवाइड नहीं करता क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और एक सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ना हो तो वैसे भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका आंसर आएगा ऑल। तो किसी भी सेल के लिए हमें क्या चाहिए, तो अभी मैं समराइज कर देता हूँ अभी हमने क्या पढ़ा। सो फॉर एनी सेल वी नीड फर्स्ट थिंग कंपार्टमेंट। हमने बताया था सेल एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की। दूसरी चीज़ हमें चाहिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही केमिकल रिएक्शन होती है, जिस केमिकल रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल में। तीसरी चीज़ हमको चाहिए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। चौथी चीज़ हमको चाहिए चैनल, क्योंकि सेल को जिंदा रहना है तो मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर जाना भी जरूरी है। चैनल्स और मेम्ब्रेन चाहिए टू मूव मॉलिक्यूल्स। और एक पांचवी चीज़ जो हमें चाहिए राइबोसोम। वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये तो बेसिक 9th क्लास में ही हमने पढ़ा था राइबोसोम का फंक्शन। अब प्रोटीन क्या चीज़ है, एंजाइम विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी एंजाइम केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम होता है वही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। एंजाइम विच परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन आर प्रोटीन्स। ये भी हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए से हमने बी बनाया, ए से हमने बी बनाया किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। लेट्स से केमिकल रिएक्शन, ए से बी बना केमिकल रिएक्शन के थ्रू, लेकिन वहीं ए से बी वही केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना, बट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये हो जाएगी मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम की हेल्प से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि लिपिड क्या चीज़ है, इतनी देर से हम लिपिड लिपिड बोल रहे हैं, और ये कहाँ होता है, हर टाइप की मेम्ब्रेन में होता है क्या, केवल सेल की मेम्ब्रेन में होता है। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसी बात पे। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि विच इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। तीन स्टेटमेंट आपके पास, विच इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड से क्या क्या बना है इनमें से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन है कि 1 and 2, ओनली 1, और 2 and 3 या ऑल। तो इसका आंसर जाएगा ऑल, कि क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन में होता है तो सेल मेम्ब्रेन में तो होगा ही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी होगा और ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन में भी होगा। जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल है और इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें भी लिपिड है। और ये सेल के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आगे बात करेंगे, ये एक ऑर्गेनेली होता है, तो इसकी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसकी मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब की मेम्ब्रेन लिपिड की ही बनी होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, डीएनए क्या होता है। ये बहुत जगह काम आएगा, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी आएगा, सेल में भी काम आएगा, सेल साइकिल में भी आएगा ये डीएनए। फिर 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे भी इसका काम आएगा। तो डीएनए है क्या, मतलब बेसिक जान लेते हैं हम डीएनए का। ये एक स्ट्रक्चर, सबने डीएनए सुनते सबके दिमाग में ये स्ट्रक्चर आता होगा, ये डीएनए नहीं, ये डीएनए
अब ये डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल? डीएनए और जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है? इतनी देर से हम जेनेटिक मटेरियल बोले जा रहे हैं, सेल के अंदर होता है। तो डीएनए तो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है ना, इसको तो डीएनए कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल उसका काम है, जेनेटिक मटेरियल उसका काम है। काम क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर करना, टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो दोनों में डिफरेंस आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए, और जेनेटिक मटेरियल उसका रोल है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। सो अब दो सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें मतलब एक माइनर सा डिफरेंस है, बट फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। अब डीएनए जो है हमको इसको कंप्रेस करना है, क्योंकि हमको इसको सेल में फिट करना है। ऐसे खुला खुला तो रह नहीं सकता ना। जैसे ये अपना सेल हो गया और ये डीएनए हो गया। सो वी नीड टू कंप्रेस डीएनए, वी नीड टू कंप्रेस डीएनए। जैसे ये हमने डीएनए को कंप्रेस कर दिया। अब अब डीएनए नाउ डीएनए इज इन लेस स्पेस, कम जगह घेर रहा है कंप्रेस करने के बाद। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब एक तो एक तरह की सेल होती है जिसमें जैसे ये सेल है और ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए। और एक तरह की सेल ये हो गई जिसमें ये लो खुले में रखा हुआ है। तो जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, ये तो अपनी हो गई यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ऑर्गेनेली के अंदर है। और जिसमें खुला पड़ा हुआ है, जैसे साइटोप्लाज्म कह रहा है, खुला अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही है, तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस भी देख लेते हैं। जैसे ये होगी प्रोकैरियोटिक सेल और ये होगी यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए, यूकैरियोटिक सेल में भी डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में भी चैनल है, यूकैरियोटिक सेल में भी चैनल है। प्रोकैरियोटिक सेल की भी मेम्ब्रेन है, इसकी भी मेम्ब्रेन है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं। प्लस यहाँ का जो डीएनए है, यहाँ का डीएनए सर्कुलर है, सर्कुलर इन द सेंस ऐसा। और यूकैरियोटिक का जो, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन किसकी बनी? लिपिड की भी बताया था। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इनका डिफरेंस है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्लस यहाँ का जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक का डीएनए तो सर्कुलर था, लेकिन यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर है। लीनियर मतलब ऐसा सीधा। यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर है, प्रोकैरियोटिक का सर्कुलर है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। एक डिफरेंस और होता है, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है, राइबोसोम, हाँ राइबोसोम एक इकलौता ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट है। एक्सेप्शनली ये दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक का 80S होता है। एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट होती है। एस 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 होती है स्वेडबर्ग यूनिट, इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा दे नहीं रखा, आपके कोर्स में सीखना ही रखा है, तो इतना याद कर लो कि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम 70S, यूकैरियोटिक का 80S। डीएनए प्रोकैरियोटिक का सर्कुलर, यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल पढ़ना ही बहुत ज़रूरी होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है ई. कोलाई, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लैक्टोबैसिलियस साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है ये, इसके अंडर आते हैं नॉस्टोक, एनालेना, स्पायरुलिना, देन आर्किबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस भी कहते हैं इनको। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक में सारे बैक्टीरिया आ गए। आप कह सकते हो कि ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। फिर यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ गया अपना। ये टर्म्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगे, प्रोटिस्टा और मिथेनोजेंस ये सब बने। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा,
अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा में पैरामीशियम, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं। फिर प्रोटिस्टा हो गया, डायटम्स हो गए, ये सब आप आगे पढ़ोगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना कॉमन एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स में। फिर ये सब तो यूनिसेलुलर है, ये सारे। मल्टी सेलुलर में भी हैं यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। फंजाई, फंजाई में क्या हम बोल सकते हैं, यीस्ट बोल सकते हैं। गैरिकस मशरूम को कहते हैं। राइजोपस भी सुना होगा, ब्रेड मोल्ड। फिर प्लांट्स, प्लांट्स में सब आ गए, एल्गी, नीम, पाइनस, साइकस, मार्गेंटिया, क्लेमाइडोमोनास, एलोवेरा, एनिमेलिया। एनिमेलिया में भी हाइड्रा, पिला, टेपवर्म, राउंडवॉर्म, मैमल्स, मॉस्किटो फिश, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये सब यूकैरियोट्स में आ गए। तो केवल बैक्टीरिया वाला जो ग्रुप है वो प्रोकैरियोट्स में आता है, फिर बाकी का सारा यूकैरियोट्स में आता है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ जो आगे तक क्लियर नहीं होती, 12th तक। जीन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पूरी बॉटनी में आपको कहीं हर जगह मिलेगा क्रोमोसोम। जैसे सेल साइकिल डिवीजन में भी आपको क्रोमोसोम का यूज़ बताया, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी बताएंगे न्यूक्लियस के बाद। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहले हमने पढ़ा डीएनए। डीएनए क्या था? डीएनए स्ट्रक्चर था, और जेनेटिक मटेरियल उसका काम था, यानी कि इंफॉर्मेशन स्टोर करना। सो डीएनए क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी के अंडर आता है। डीएनए, आरएनए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है लिविंग सेल में। डबल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब होता है? जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, इसके ऊपर कॉइलिंग कर दी गई है, देखो ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड। लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, और एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे जीन क्या होती है। जीन की सबसे बेसिक डेफिनेशन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जीन है। जैसे ये डीएनए है, तो इसकी ये जो यूनिट हो गई, ये जीन हो गई। ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो दिस इज जीन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन डीएनए। ये कुछ फंक्शन करती है, परफॉर्म सम फंक्शन। अब एक टर्म आती है जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम जेनेटिक मटेरियल भी आप कह सकते हो, दूसरा नाम। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी सेल, ये अपना डीएनए, और ये जीन हो गई एक, ये दो, तीन, ये सब जीन है तीनों। ठीक है, तो ये तो अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो देख के पता लग रहा है जेनेटिक मटेरियल क्या है। सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स, सारी जीन्स का सम टोटल। जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इज द जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल थी, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है। और अब जेनेटिक मटेरियल एक और होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन ये मेन नहीं होता, क्योंकि नाम से पता लग रहा है एक्स्ट्रा है। मेन तो यही वाला होता है। अब जीन के बारे में सीख लिया, अब हम देखेंगे क्रोमेटिन क्या होता है। जैसे कि ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, मैं प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये अपनी कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये हो गया डीएनए, हमने पढ़ा था, डीएनए हो गया। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है ना, उसको हम
न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोम भी कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल, ये तीन नाम है इसके। जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? ये थोड़ा कंडेंस फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा ये डीएनए का कंडेंस फॉर्म, यानी उसको और हमने ऐसे मतलब गुच्छा बना दिया और कंडेंस कर दिया, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। कंडेंस फॉर्म ऑफ ये डीएनए, उसके बाद उसका कंडेंस फॉर्म हो गया न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल में। ये शब्द प्रोकैरियोटिक सेल में यूज करेंगे। डीएनए न्यूक्लियोइड इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और इसको हम कंडेंस किससे करते हैं? प्रोटीन्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। और ये नेकेड है, यानी कोई कवरिंग नहीं है इसकी। दूसरा तीसरा शब्द इसका हम जीनोम भी कहते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम प्रॉपरली नहीं बनते। प्रोकैरियोटिक में नॉट फॉर्म, ये जो हम न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं, हम डजंट फॉर्म क्रोमोसोम प्रॉपरली। तो हम जो भी आगे क्रोमोसोम्स की बात करेंगे सब यूकैरियोटिक की बात करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम प्रॉपरली नहीं बनते। तो इसको आप इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ सिंगल क्रोमोसोम। अब ये तो थी प्रोकैरियोटिक सेल की बात, अब एक बार यूकैरियोटिक सेल की देख लीजिए। इसलिए अपना सेल है यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन माउंट होना चाहिए। तो ये लो मेम्ब्रेन माउंट, ये डीएनए बना दिया हमने, ये लो मेम्ब्रेन हो गई। अब इसको कंडेंस करेंगे, तो ये क्रोमेटिन तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये कंडेंस कर दिया। तो ये है अपना क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? यूकैरियोटिक सेल डीएनए which is present in condensed form with the help of basic proteins histone। सेम वही डेफिनेशन है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पे प्रोटीन्स का नाम आ गया बेसिक प्रोटीन्स, जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल डीएनए which is present in condensed form with the help of basic protein, और उसका नाम है हिस्टोन। तो क्रोमेटिन क्या है? मोटा मोटी हमने क्रोमेटिन में क्या देखा? क्रोमेटिन है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, हमने पढ़ा था। क्रोमेटिन इज डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। तो डीएनए पढ़ लिया, जीन पढ़ लिया, क्रोमेटिन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल है, इसका डीएनए हो गया, डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्रोमेटिन, वहीं क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम, सिंपल। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन में लिख रखी है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। यूकैरियोटिक में डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम फॉर्म ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्रोमोसोम कब बनते हैं? क्रोमोसोम हमेशा नहीं बनते, जब सेल डिवाइड होती है तभी क्रोमोसोम बनते हैं, वरना डीएनए हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहता है। तो क्रोमोसोम फॉर्म्स ओनली व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होती है तभी क्रोमोसोम बनते हैं, वरना डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहता है। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि क्रोमोसोम प्रॉपरली नहीं बनते, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम नॉट विजिबल इन प्रोकैरियोट्स। तो क्रोमोसोम नॉट विजिबल इन प्रोकैरियोट्स, जैसे ये अपना डीएनए हो गया, कॉइलिंग कर दो, बैलेंस कर दिया। ये क्रोमेटिन हो गया, थोड़ी और ज़्यादा कॉइलिंग हो गई, ये हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, और ये बन गया अपना क्रोमोसोम।
क्रोमेटिन के भी दो पार्ट होते हैं, जो लेस कंडेंस्ड होता है जैसे कि ये वाला, ये हो गया यूक्रोमेटिन, ये थोड़ा हाईली कंडेंस्ड ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। ये हम आगे बढ़ेंगे, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और ये हो गया क्रोमोसोम, मोर कंडेंस फॉर्म। तो ये सब डीएनए से ही बना है, देखो डीएनए देन क्रोमेटिन देन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल डिवाइड होती है, वरना वो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में ही रहता है। और प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते हैं। अब हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में तो क्रोमोसोम विजिबल होते ही नहीं है। तो दूसरा सवाल आता है कि सर यूकैरियोट्स में कहाँ आएंगे क्रोमोसोम। तो जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो प्लांट में ऊपर ही ऊपर होता है एपिकल मेरिस्टेम, ये आप एनाटॉमी में पढ़ोगे। और क्रोमोसोम कहाँ विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल होगा, क्योंकि सेल का डिवीजन यहीं पे होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये हो गया परमानेंट। यहाँ पे तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, परमानेंट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्रोमेटिन, यहाँ पे होगा क्रोमेटिन, और ये मेरिस्टेम होता ही। तो देख लिया हमने कि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम में, वहाँ सेल डिवीजन होता है, ये क्रोमोसोम हो गया आपका। वैसे ही ये तो प्लांट में हो गया, एनिमल में कहाँ होता है। एनिमल में आपने नाम सुना होगा जाइगोट का, जाइगोट से बनता है मोरूला। सो यहाँ पे बोन मैरो की, एनिमल्स में कहाँ होगा क्रोमोसोम, बोन मैरो की स्टेम सेल में। एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं ही होगा, एक एग्जाम्पल है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विजिबल इन, क्रोमोसोम विजिबल इन बोन मैरो डिवाइडिंग, बोन मैरो स्टेम सेल। तो क्रोमोसोम भी क्लियर हो गया हमारा। अब क्रोमोसोम के हम बाद में हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। ये भी बहुत कंफ्यूज करती है चीज़, और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह आती है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो हम एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास का, लेट्स से इट इज़ हैप्लॉइड। तो क्लेमाइडोमोनास में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन हो गया, क्रोमैटिन बनाता है क्रोमोसोम। तो ये चार बन गए क्रोमोसोम, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये एक सेट है, दिस इज वन सेट, दिस इज चार क्रोमोसोम बनाए ना इसने, तो दिस इज वन सेट। और डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम एक सेट में, ये इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। एक सेट है ना, इसलिए इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, आधा हैप्लॉइड, हाफ, अंदाजा लगा सकते हो। वहीं डिप्लॉइड की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, इसको हम टू एन बोलेंगे, हैप्लॉइड को एन बोलते हैं, डिप्लॉइड को टू एन बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बनाता है अपना क्रोमोसोम। लेकिन अब दो सेट बनेंगे, ये डिप्लॉयड है ना, ये दो सेट बनेंगे। तो ये एक सेट तो हैप्लॉइड है, लेकिन ये दोनों सेट डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड यानी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्योंकि डिप्लॉयड हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हैप्लॉइड में उसका आधा 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि एक सेट में। डिप्लॉयड में हो गए 46 क्रोमोसोम, दो सेट। बैक्टीरिया में कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते, लेकिन आप वहाँ पे उसको एक क्रोमोसोम मान सकते हो, हमने पढ़ा था, तो उसको आप हैप्लॉइड भी बोल सकते हो। वहीं प्रोटिस्टा, फंजाई, वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। प्लांट्स में लोअर प्लांट्स ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, एल्गी ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है। तो ये अपना हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो पूरी बॉटनी में आपको यूज़ करेंगी, मैंने बता दिया। जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, देन सेल, लिपिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स।